हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूथ अग्निहोत्री स्टडी एबली। आज के दिन हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और ये मेरे पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं और मैं इन्हीं को समझाऊंगी। इससे तुम्हारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्लैरिफाई हो जाएंगे और ये चैप्टर थोड़े बहुत ये पार्ट्स के अंदर होगा, तो देखते हैं। द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो नाम है चैप्टर का, इसी के अंदर से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिल जाएंगी कि जो ये चैप्टर है ये यूरोप के ऊपर बेस्ड है। और नेशनलिज्म मतलब कि अपने देश के लिए प्यार, अपने जो भी हमारे जो कल्चर है उसके लिए प्यार। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है चेंजेस ब्रॉट बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें हम लोग हल्का सा क्लास 9 का रिवाइज़ कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो पावर थी वो मोनार्क से कॉमन पीपल के हाथ में चली गई। मतलब कि पहले जो भी शक्ति थी, पहले जितने भी राइट्स थे वो खाली राजा के हाथ में थे, लेकिन और जो भी जो शासन था वो भी राजा के हाथ में था। लेकिन अब ये शासन का जितना भी पावर था सब कुछ अभी ये आम आदमी के हाथ में आ गया। फिर एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत, जो कि 3 कलर्स का बना हुआ था, विच वर ब्लू, वाइट एंड रेड। ओके, एंड देन फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। जो फ्रेंच भाषा थी इसको पूरे के पूरे देश की एक कॉमन भाषा का नाम दे दिया गया। फिर फोर्थ है कि एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया, यानी कि एक नया राष्ट्रगान बनाया गया और एक शपथ ली गई देश के लिए कि हम लोग देश की सेवा करेंगे, देश के प्रति हम नाम जो कर्तव्य है हम उसको निभाएंगे, ये सब। फिर जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन लोगों ने एक एस्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया। एस्टेट्स जनरल यानी कि उनके जो थर्ड एस्टेट का हेड, उन्होंने उसको इलेक्ट किया और उन्होंने थर्ड एस्टेट का नाम रख दिया नेशनल असेंबली। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब कि जो टैक्सेस उनके ऊपर लेवी किए जाते थे, उनके ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जो भी टैक्सेस थे उन सबको हटा दिया गया। और जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था यानी कि पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, अपने देश के लिए प्यार, अपने जो कल्चर है उसके लिए प्यार, इसके आइडिया को पूरे के पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मीज़ ने फैलाया। अब ये जो मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत ये इलस्ट्रेशंस ड्रॉ किए हैं तो इससे तुम लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहले के अंदर राजा है, अब उससे पावर कॉमन पीपल के हाथ में आ गई। सेकंड है जो फ्रांस है, उसको मैंने 3 कलर्स के अंदर ऐसे उसको मैंने शेड कर दिया जिससे कि तुम लोगों को याद रह जाएगा कि 3 रंगों का उनका फ्लैग बन गया। फिर फ्रेंच को उनका नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। फिर एक ओथ ली गई, हम हमेशा जैसे कैंडल के ऊपर हम रखते हैं हाथ, फिर एक ओथ लेते थे पुराने ज़माने में, तो वैसे ही एक ओथ ली गई और एक नेशनल एंथम कंपोज किया गया। और जो थर्ड एस्टेट था उसके लोग थे आम आदमी, तो उन्होंने एक हेड को इलेक्ट किया और एस्टेट का नाम रख दिया नेशनल असेंबली। और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के टैक्सेस थे उन सबको हटा दिया गया। और फिर देश के प्रति जो प्यार की भावना थी उस सब को फैलाया गया आर्मी के द्वारा। अब जो लोग थे वो आराम से अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे थे और वो लोग बिल्कुल खुश थे कि अब यहाँ से राजा का शासन हट गया है। लेकिन फिर 1799 में नेपोलियन ने अपनी एंट्री ली और उसका जो शासन था यानी कि हिज रेन इट लास्टेड टिल 1815। 1799 में आते ही सबसे पहले तो उसने जो डेमोक्रेसी उनको नई मिली थी उसको उसने हटवा दिया। फिर उसने 1815 तक राज किया। इसी के बीच में एक सिविल कोड उसने इंट्रोड्यूस कराया 1804 में। कब? 1804 में उसने एक नया सिविल कोड इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, मतलब कि क्योंकि इसको नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए सिविल कोड को प्यार से नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। अब इसके भी कुछ ये पॉइंट्स थे कि सिविल कोड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आई गई, मतलब कि कौन कौन से नए चेंजेस लाए गए। सबसे पहला, द सिविल कोड ऑफ 1804 एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि अब जो लॉ है, कानून के आगे सब लोग इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। मतलब कि जो आम आदमी है उसके पास इक्वल राइट्स हैं। मतलब कि अब जितने भी राइट्स, जितने भी अधिकार जो होते हैं, जितने भी राजा के पास है वही आम आदमी के पास भी होंगे। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश किया गया। सेकंड पॉइंट खाली यही तक है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। नीचे की ये जो 4-5 लाइन्स हैं ये उसका मैंने मतलब समझाने के लिए लिखा है
मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को छीन गया, ऐसा अब नहीं हो सकता। खाली जो सरकार है वही आपको अपनी प्रॉपर्टी से हटा सकती है, वो भी खाली इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। जैसे कि मान लो कि कोई रेलवे ट्रैक्स इनको बनवाने हों और आपकी जो ज़मीन है बीच में आ रही है, तो वो आपको ज़मीन के वो पैसे दे देंगे और आपको और कहीं पे शिफ्ट करवा देंगे। ऐसी चीज़ों के लिए ही आपको ऐसी चीज़ों के लिए ही आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली जा सकती है। फिर फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। थर्ड पॉइंट भी बस यही तक है, फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। अब फ्यूडल सिस्टम था क्या? ये था कि जो ओल्ड फ्रांस में, यानी कि पुराने ज़माने के फ्रांस में, यानी कि 1804 के पहले वाले फ्रांस में, सिविल कोड के इंट्रोड्यूस होने के पहले के फ्रांस के अंदर जो लोग थे वो अपनी स्किल की बेसिस के ऊपर वो डिवाइडेड थे। ठीक है, तो जो पेजेंट्स थे, यानी कि जो आम आदमी थे, जो किसान वगैरह थे, उनको अपर क्लास वालों को सर्व करना पड़ता था। इसी को फ्यूडल सिस्टम कहा गया था। तो फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। फिर जो पेजेंट्स थे उनको सर्फडम से, यानी कि स्लेवरी से उनको फ्री कर दिया गया है, यानी कि अब उनको किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। फ्यूडल लेबर वॉज अबॉलिश्ड। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम एज वेल एज फ्यूडल लेबर वॉज अबॉलिश्ड। ठीक है, फिर द गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। मतलब कि जो मर्चेंट्स थे, यानी कि जितने भी जो इधर उधर जाके सामान बेचते हैं लोग, इनको बोलते हैं मर्चेंट्स। तो इनको कहीं पर भी सामान बेचने के लिए, यानी कि इनको अपना ट्रेड को चलाने के लिए इनको ना कुछ देना पड़ता था, टैक्स वगैरह, या फिर इनको रोका जाता था, या फिर इनके पास इतने कुछ अधिकार नहीं थे। ऐसा कुछ था कि ये लोग खाली यहीं तक दे पाएंगे अपना सामान। तो ये जितने भी इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस थे, अब इन सबको हटा दिया गया। और लास्ट पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसे कि वहाँ पे पहले कुछ सिंपल सी गाड़ियाँ होती होंगी, फिर उनको कुछ अच्छी कुछ चीज़ें ले आए, और जो कम्युनिकेशन के सिस्टम थे इनको भी इम्प्रूव कर दिया गया। अब ये जो इलस्ट्रेशंस ड्रॉ किए हैं, पहला है लॉ के सामने इक्वालिटी। यहाँ पे मैंने एक ये तराजू को ड्रॉ किया है, सो दिस सिम्बलाइजेज इक्वालिटी। अब लॉ के आगे आम आदमी एक राजा के भी वो इक्वल है, उसके जितने भी राइट्स हैं, और जो किसान है उसके पास भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो नहीं बेच सकते। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया और जो पेजेंट्स थे वो फ्री हो गए। और फिर था ये ट्रेडिंग वाला कि क्या वो फ्रीली ट्रेड कर सकता है। तो फिर अब वो फ्रीली ट्रेड कर सकता था कोई भी मर्चेंट। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स थे, फैसिलिटीज़, इन सबको इम्प्रूव किया गया। अब जो नेपोलियन था उसको लोगों ने हीरो माना क्योंकि उसका सिविल कोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो नेपोलियन रूल था, यानी कि उसका जो शासन था, उसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस, मतलब कि उसकी थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी, या हम कह सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत कमज़ोरियां भी थी। अब वो देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले उसने जो टैक्स था उसने उसको इंक्रीज़ कर दिया। पहले का टैक्स काफ़ी कम था, लेकिन बाद में उसके रूल के शुरू होने के बाद टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होती है? देखो, जो सेकंड पॉइंट है वो खाली यही तक है, सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? सेंसरशिप यानी कि अब अगर कोई भी इंसान किसी एक जगह पर शासन कर रहा है, तो सेंसरशिप अगर उस जगह पे इम्पोज हो गई है, मतलब अगर वहाँ पे सेंसरशिप आ गई है, तो फिर कोई भी इंसान उसके खिलाफ़ ना ही तो कुछ लिख सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ फैला सकता है। मतलब कि अब कोई भी, ये जो नेपोलियन था उसके ख़िलाफ़ अब कोई भी ना ही कुछ वो बोल सकता था, ना ही कोई उसके ख़िलाफ़ कोई भी जो किताबें हैं या न्यूज़पेपर्स हैं उसके ख़िलाफ़ हम कुछ भी नहीं बोल सकते। थर्ड है कि जितने भी लोग थे उन सबको फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उनको ये मजबूर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो नेपोलियन था उसका एक सपना था कि उसको पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर उसको शासन करना है और उसको पूरे के पूरे यूरोप को हड़पना था। अब हम लोग इलस्ट्रेशंस को देख लेंगे। पहले का टैक्स खाली 3-4 गोल्ड कॉइन्स और 2 नोट्स हैं। वैसे इतना भी कम टैक्स नहीं था, ये तो खाली एक इलस्ट्रेशन है। मतलब कि पहले का टैक्स काफ़ी कम था, बाद का टैक्स बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ गया और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बढ़ गया। दूसरा कि नेपोलियन इज़ बैड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा कुछ छापा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जेल में चला जाएगा। थर्ड, जो फ्रेंच आर्मी है उसने सबको मजबूर कर दिया कि अब जो आम आदमी है, अब तुम भी आके फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो।
आजकल भी जो साउथ कोरिया उसने भी ऐसे क्या रखा है, पर फिर भी इतना कुछ बोझ नहीं होता लोगों पे। अब देखते हैं, अब हमने अब तक जितनी भी डेट्स पढ़ी हैं उन सबको देख लेते हैं। 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो जब तुमने ये सब कहानी सुन ली है तो तुम्हें ये सब कुछ याद भी हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। 1799 के अंदर नेपोलियन की एंट्री आई और उसके आते ही डेमोक्रेसी हट गई। फिर 1804 में नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर 1815 तक उसका शासन चला। तो अभी के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियोस के अंदर हम इसके आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे। सो बाय।